कैसे सो लास्ट क्लास में जितना किया था उसका आगे करते हैं अपन और होपफुली कल तक खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो हमने अभी तक कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो बेसिकली जितने अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या हीट कंडक्शन होता है उसके अंदर फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो हमने कंडक्टर की 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी, अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? ओके। अगर हमने कंडक्टर को चार्ज दिया +2 या -2 कोई चार्ज दिया तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस के, उसके अंदर नहीं जाता अगर आपने उसको कुछ चार्ज क्यों दिया है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी। फिर हमने देखा कि जो चार्ज डेंसिटी होती है वो किससे प्रोपोर्शनल होती है? ये जो 1/r से। तो और जस्ट आउटसाइड एक टर्म आता तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता? सिग्मा बाय व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर? सिग्मा बाय, यही क्या था क्या? अच्छा, हम लोग ने उससे पहले फ्लक्स की बातें कर चुके हैं। फ्लक्स क्या होता है? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया से पास हो रही है। फॉर्मूला क्या था? E डॉट dA इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन। ठीक है, ओके। अगर इनसाइड Q 0 है इसका मतलब E 0 है। ठीक है, वहां पे उस पॉइंट पे E 0 हो गया। तो ये हमने चीजें डिस्कस करी थी। फिर हमने स्पीयर्स पे गए। स्पीयर्स में 4 स्पीयर माना है। कौन सा? हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। उनका हमने एक चार्ट बना लिया था, याद है? बस आपने जितने भी वो सब कुछ किए वो सब उस चार्ट में आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। ठीक है, उनमें फर्स्ट 3 के तो सेम होते हैं, आखिरी चौथे वाले के डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, फिर वोल्टेज इनसाइड, वोल्टेज आउटसाइड, और फिर हमने उनके ग्राफ बनाए थे। तो एक में तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 फिर नीचे की तरफ, फिर बाकी एक में इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी करता फिर वापस नीचे की तरफ। और फिर वोल्टेज अंदर क्या होता है? कांस्टेंट। ग्राफ इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज जो है जो पहले 3 में उनमें कांस्टेंट होता है, फिर 1/r से नीचे गिरता है। और एक और देखा था हमने, वो क्या था कि यहाँ से ये नीचे गिर रहा है और ऊपर से क्या आएगा? ऐसा क्वाड्रेटिक, और फिर ये ऐसा। ये किसके लिए होता है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए। ठीक है, ग्राफ बना दिया था हमने। फिर टनल के प्रॉब्लम्स किए थे। टनल के प्रॉब्लम्स बेसिकली क्या है? एप्लीकेशन है, आपको चार्ज दिया गया है कि भाई चार्ज को रिलीज किया गया है और चार्ज कितनी स्पीड से मिड पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, कुछ नेगेटिव चार्ज है और उसके अंदर अपन ने ये भी दिया था कि वो वाला पार्ट क्या कर सकता? SHM कर सकता। SHM से टाइम पीरियड भी निकलवाया था अपन ने, निकलवा दिया था क्या? ओके। फिर आखिरी में हमने कैविटी के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। कैविटी प्रॉब्लम्स में क्या होगा? आपके पास एक गिवन स्फीयर होगा, उसके अंदर कुछ कैविटी होगी और आपको बोलेगा इस सेटअप का इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं दूसरे पॉइंट पे क्या आएगा। एक अपन ने लास्ट में आंसर निकाल लिया था, कर लिया था क्या? एक आया था पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा नेगेटिव। आपको नेट आंसर करना था। कितनों से हो गया था वो? क्या था फाइनल आंसर? 35 K rho pi r/27। ऐसा था क्या? कुछ कितना आया था हमारा? 35/27। ठीक है, 27 आ रहा। अरे आए कि नहीं? तुमने किया ही नहीं आगे? तुमने वो वहीं से छोड़ दिया क्या? ये किधर है? दिखा, बुक तो नहीं लाया था? वो बुक खत्म हो गई। अरे उसको सॉल्व करो आगे। नहीं किया तो सॉल्व कर लिया क्या? क्या आंसर आया सोनी? 35/27। ठीक है, वो पॉइंट्स जो कैविटी में था, जब वो प्रॉब्लम में कैविटी था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाला था? उस स्फीयर के अंदर कि बाहर? स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कि बाहर? हमने बाहर की तरफ निकाला था ना बेटा। वो कितना? उसके सेंटर से कितना? 8r पे था ना। ठीक है, सो वो तो कैविटी जब पॉइंट बाहर लिया हो
अभी एक और प्रॉब्लम करते हैं जिसके अंदर कैविटी है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करना है और पास में मतलब एक सेकंड में प्रॉब्लम दे देता हूँ, उसके अंदर फाइंड करना है। लिखो लिखो पॉइंट लिखो। A solid non-conducting sphere, a solid non-conducting sphere of radius 4r has a cavity of radius r, find the net electric field, at point A. Find the net electric field at point A. At a distance of 2r. From the large sphere. बड़ा वाला स्फीयर है, उसकी डिस्टेंस कितना ही है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालना है। अच्छा, ये जो पॉइंट ए है ये बड़े वाले स्फीयर के अंदर है और जो कैविटी है उसके क्या है? बाहर है। कैविटी तो ये रही, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? ये देखो, ये बड़ा वाला स्फीयर, डिस्टेंस कितना है ये और इसका पॉइंट का? 2r। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकाल लो, ठीक है। और ये क्या है? ये जो भी आपका प्लस साइन के साथ में आपने निकाला, सो दिस इज प्लस। दूसरा क्या है? एक छोटा वाला है, छोटा वाला जो है उसका रेडियस r है। अच्छा ये बताओ, इसके सेंटर में और ए पॉइंट में डिस्टेंस कितना है? 4r होगा। तो ये पॉइंट ए है, ये 4r है, इसका डेंसिटी रो है, ठीक है। अब एक इसके वजह से निकाल लो और एक इसके वजह से निकाल लो। ये कैविटी है, इसका जो है माइनस रो हो जाएगा, ये माइनस रो हो जाएगा। इसको कंप्लीट मानो और एक नेगेटिव वाला मानो, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। रो के टर्म्स में आ जाएगा आंसर, रो आर और एप्सिलॉन के टर्म्स में आ जाएगा आंसर। रो और एप्सिलॉन के टर्म्स में आंसर निकालना है आपको। ऑप्शन दूं क्या? रो आर बाई एप्सिलॉन इक्वल 3, बी है 31/40 रो आर बाई एप्सिलॉन, सी है 31/48 रो आर बाई एप्सिलॉन, फिर एक है 30/51 रो आर बाई एप्सिलॉन। 4 है आपके पास। किंगल किधर है? अच्छा को ट्राई करो, 3-4 मिनट लो, हो जाता तो ठीक है।
मैं सॉल्व करा दूंगा। डेंसिटी दी है रो, हाँ सी ऑप्शन में 48। अरे इसमें देखो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, वो सब दिख रहा है। चलो फर्स्ट मेरी हेल्प करो जरा। ये इनसाइड है, इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता था, कितना होता था, के क्यू बाय आर अपॉन आर क्यूब। ओके, दिस इज वी ए ड्यू टू स्फीयर। ये आर कितने डिस्टेंस पे, कितने पे है, 2r पे, तो इसको डाल दूंगा के क्यू इंटू 2r बाय आर क्यूब। अच्छा डायरेक्शन किधर होगा इसका, आउटवर्ड, आउटवर्ड तो ये अवे होगा, ठीक है, दिस इज अवे। ये ड्यू टू स्फीयर, कैविटी की वजह से कितना होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर हुआ है कितना है, रेडियस 4r है, सॉरी ये 4r है, ये गड़बड़ हो गई, ये देखो 4r आना चाहिए ना, जो रेडियस टोटल लिखते हैं अपन, वो तो जनरल फार्मूला था, ये के क्यू बाय के क्यू स्मॉल r बाय आर क्यू वो फार्मूला था जिसके अंदर रेडियस उसका r माना था। अब यहाँ पे 4r है तो 4r का अपने को ओवरऑल क्यूब करना। कैविटी का कितना आएगा एट पॉइंट ए, इसका जो भी चार्ज है, ठीक है, तो के क्यू डैश बाय डिस्टेंस कितना है ये, तो 4r स्क्वायर कर दो। सर उसमें ये फॉर्मूला क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जो पॉइंट ए है वो उस कैविटी के क्या है, बाहर है, तो बाहर कैसे बिहेव करेगा, ऐसा पॉइंट से। तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, के यहाँ से कुछ कटेगा क्या, के कैपिटल क्यू बाय 2r अपॉन दिस इज 64r क्यूब। और ये कितना हो जाएगा, देखो बेटा दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, इसका तो इस तरफ होगा, इसका क्या हो जाएगा अपोजिट। बेसिकली इसका जो अगर ये डायरेक्शन जो है इनमें चेंजेस होंगे। अगर दिस इज माइनस आई कैप और ये क्या हो जाएगा फिर प्लस, तो अब जब दोनों का ऐड किया तो क्या हो गई 10 माइनस आई कैप और ये हो जाएगा के क्यू डैश बाय 60 आर स्क्वायर और दिस इज प्लस आई कैप। अब ये देखो एक प्लस है एक नेगेटिव है, नेगेटिव साइन के साथ में क्या अपन ये लिख सकते हैं, के को बाहर निकाला और ये गया, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना है 32, सही है क्या, 32 आर स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा क्यू और नेक्स्ट कितना होगा माइनस के क्यू डैश बाय 60। यहाँ तक आएगा ये सही क्या, यहाँ तक क्लियर है, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया तो ये प्लस हो गया और ये नेगेटिव, ठीक है, ये आई कैप दैट इज माइनस आई कैप में आएगा डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनो, अब हमको Q और Q डैश की वैल्यू चाहिए, Q और Q डैश की वैल्यू चाहिए। Q की वैल्यू जो अपने को क्या दे रखा है, रो दे रखा है, Q और Q डैश की वैल्यू चाहिए। तो एक मैं वैल्यूज लिखा देता हूँ, आप उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालिए। क्या आंसर आया, सी ऑप्शन आएगा। देखो Q की वैल्यू बड़ा वाला स्फीयर जो है उसका बाय वॉल्यूम कितना है 4r का होल क्यूब इज इक्वल्स टू रो, ठीक है, और दूसरा क्या है उसमें Q डैश है कितना है 4 बाय पाई r क्यूब,
ये रो है, तो यहां से Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू 4, दिस इज 4r का होल क्यूब, Q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो 4 पाई r क्यूब। Q की वैल्यू पता है, Q डैश की वैल्यू पता है, डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट कर दो उसके अंदर। अरे यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक क्लियर है? अब सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज। आदित हो गया? आदित एकदम फ्री बैठा हुआ है। क्या आंसर आया? सी ऑप्शन है, लगा लो लगा लो। सो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो अपना आंसर आएगा ई नेट इज इक्वल्स टू के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्यू की वैल्यू है रो 4 पाई बाई 3 4r का होल क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 32r स्क्वायर माइनस के क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, तो सॉरी के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, दिस इज 4 पाई r क्यूब इनटू 16r स्क्वायर। ठीक है, ओके। 4 पाई गया, यहाँ से देखो ऊपर कितना आएगा 64, दिस इज रो बाय 3 और दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज 64 r क्यूब, दिस इज 32 r स्क्वायर माइनस ये रो और 4 पाई गया रो बाय एप्सिलॉन, दिस इज r क्यूब अपॉन 3 इंटू 16 r स्क्वायर। देखो ये गया, सॉरी ये 3 गया, ये गया, आंसर कितना है यहाँ से, दिस इज 2/3 रो एप्सिलॉन r माइनस रो r बाई 48 एप्सिलॉन। ये आ रहा है क्या? अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना, 96 माइनस 3, ये हो रहा है क्या 96 माइनस 3 रो r अपॉन 3 इंटू 48 एप्सिलॉन, तो ये कट जाएगा 31/48 रो r बाई एप्सिलॉन। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, कौन सी बोलेगी, माइनस आई कैप, इस तरह इधर की तरफ है ना, ओवरऑल डायरेक्शन होगी माइनस आई कैप। ये माइनस आई कैप मैं डाला ही नहीं था, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी पीछे माइनस, फाइनल है माइनस। आंसर क्या है इसका, सी। थोड़ा सा टफ है, अरे टफ कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो सेम था। आपने स्फीयर का निकाला अंदर, बड़े वाले स्फीयर में पॉइंट ए अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर जो कैविटी है उससे वो पॉइंट बाहर है, कितने डिस्टेंस पे 4r पे, दोनों को लिखा और सॉल्विंग करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी तो इजी था। अब एक आखिरी प्रॉब्लम कैविटी का, हमने देख लिया कि जो स्फीयर है उससे पॉइंट बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने देख लिया स्फीयर के अंदर ही कोई पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई पॉइंट कैविटी के अंदर ही हो, कोई पॉइंट कैविटी के अंदर ही हो, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे कितना होगा वो और देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको इसको KQ जो था ना अपना KQR अपॉन r क्यूब को रो और एप्सिलॉन पे भी लिखाया था क्या, कितना है था, रो r बाय 3 या 2, देखो जरा अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को रो
और r के टर्म्स में f नॉट के टर्म्स में लिखा था कितना आया था रो r बाय 3 r नॉट। अंदर की तरफ वो भी लिख सकते हैं आप। ओके अरे मिटा रहा हूं ये सन्मुख हो गया क्या समझ में आया नहीं आया ना चलो एक और पॉइंट देख लो कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है दैट इज रो आर बाय 3 r नॉट। एकदम ये वाला जो सवाल है वही है कि कैविटी है ठीक है आपको दिया है कैविटी है और ये सेंटर है ये R2 है ये R1 है ठीक है। देखो ये जो स्फीयर है आपका पॉइंट ये है पॉइंट ए ये पॉइंट किसके अंदर अभी कैविटी के अंदर। फर्स्ट केस में क्या किया था इस पूरे सेटअप से बाहर की तरफ पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड में क्या किया ये जो सॉलिड पार्ट है उसके अंदर कोई एक पॉइंट है। अब क्या किया कैविटी में एक पॉइंट ले लिया हमने और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये कितना है ये R1 पे है और ये R2 पे है। सो अपन क्या करेंगे फाइंड E एट A नेट निकालना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे इसमें नेट निकालने के लिए पहले ड्यू टू सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा एट ए पॉइंट कितना होगा मैंने पढ़ रखा था कितना होता है रो आर इधर कितना है R1 वेक्टर फॉर्म में जो R1 की डायरेक्शन होगी वही है बाय 3 r ये क्लियर है। अच्छा व्हाट इज ड्यू टू कैविटी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा माइनस रो कितना है ये देखो R2 इधर है इसका डायरेक्शन की तरह होगा अपोजिट टू R2 बिकॉज हमने नेगेटिव साइन लिया उसको अपन ने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वाला माना है। ये समझ में आया क्या पक्का जो भी R2 का डायरेक्शन होगा उसके नेगेटिव। अब E नेट क्या हो जाएगा व्हाट इज E नेट रो ड्यू टू स्फीयर सॉरी E ड्यू टू स्फीयर प्लस E ड्यू टू कैविटी। ये हुआ क्या अब दोनों से सॉल्व करो क्या आंसर आता है। सेम डिटो प्रॉब्लम्स अपने और किस स्फीयर दे देंगे अर्थ का स्फीयर है उसके अंदर कैविटी है मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। अच्छे पेन से ना बना लो पार्ट लिखो अच्छे ढंग से लिखो। क्लास है क्या 1 2 250 छाप लिया ईशान क्यों छाप लिया तो कम समय में आने लगा टफ है इसमें टफ है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी भयंकर समझ में आया तो शांत शांत बैठे रहो बड़ा कम समझ में आया। ओके चलिए ई नेट क्या हो जाएगा दोनों को ऐड कर लो तो ये है रो R1 बाय 3 r0 माइनस रो R2 बाय 3 r0 ये रो बाय 3 r0 R1 माइनस R यही आंसर ठीक है। तो ये ऑप्शन अगर दिया तो ये एक आंसर है। अच्छा जरा उस ट्रायंगल को ध्यान से देखो ये सेंटर से ये डिस्टेंस R1 इसके सेंटर से डिस्टेंस R2 इनके बीच में मान लो डिस्टेंस है L कितना डिस्टेंस है द डिस्टेंस बिटवीन
the distance between the centers of the cavity and the sphere is L. ठीक है, अच्छा जरा ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये L, ये R1, ये R2, तो जरा वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं अपन? L वेक्टर प्लस R2 वेक्टर बराबर किसके? ये लिख सकते हैं क्या? अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ से R1 माइनस R2 कितना होगा? L वेक्टर, तो दिस इज रो 3 एप्सिलॉन। जो नेट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये रो इधर की तरफ है। हाँ क्या क्या? नहीं, सॉलिड स्फीयर की तरफ। आपने क्या किया, ये कैविटी क्या अपने हॉलो है, आपने क्या किया, एक पॉजिटिव कैविटी फिट कर दी। मतलब जैसे मास होता था ना, मास में अगर कोई होल हो तो आप क्या करते थे, वो जो होल है वो कंप्लीटली फिल्ड है और उसकी जगह पे अपन ने क्या रखा है, एक नेगेटिव मास रखा है। देखो पॉजिटिव मास नेगेटिव मास क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे एक +2 है और एक -2 भी है, क्या आंसर आएगा? 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, हमने माना कि यहाँ पे पहले पूरा एक इसी के जैसा चार्जेस भरा हुआ है और हमने माना एक और इसके अंदर है जिसका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दो स्फीयर मानने सेम कैविटी को भरता हुआ। जब पॉजिटिव माना तो वो वाला कैविटी कंप्लीट स्फीयर बना देगा और एक बार सिर्फ नेगेटिव चार्ज के साथ। वही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, डायरेक्ट सवाल रहते हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि यार आप इसमें ना कहीं पे भी पॉइंट ले लो, मान लो मैंने कहीं पे भी पॉइंट लिया, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आता है। देखो आप ये यहाँ तक छापा, कितनों ने छाप लिया? कितने लोग अभी भी छाप रहे हैं? अभी छाप रहे हैं? छाप के हुआ नहीं अभी तक? ओके, मैंने पूछा कितने लोगों ने नहीं छापा? इतना आगे होके भी सुने नहीं देना ढंग से। ओके, देखिए इसमें एक सिंपल सी चीज है कि यार आपका ये जो कैविटी में आप मान लो ये पॉइंट लो, तो इसके सेंटर से R2, इसके सेंटर से R1 और इसके सेंटर से L, अभी भी सेम ही आंसर आने वाला है। तो आप जो है कहीं पे भी इसका जो है कहीं पे भी अगर पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे तो दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। R1 R2 चेंज हो गया, फिर भी आंसर क्या आएगा? L। तो इधर लिख लो, नोट करके लिखेंगे। The electric field inside the cavity of the sphere is constant. स्फीयर्स एकदम अच्छे से याद है ना आपको? अब इसके आखिरी जो सेक्शन है वो करना है। ओके, इतना कांस्टेंट है, समझ में आया? कांस्टेंट क्यों है? भले ही R2 और R1 हो, बट उनका जो भी है R1 माइनस R2 हमेशा क्या होगा? L। और अगर एक कैविटी है कहीं पे भी ले लो, व्हाट इज L? L इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ द कैविटी। कैविटी फिक्स तो L भी फिक्स, कैविटी फिक्स तो L भी फिक्स। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके अंदर क्या होगा? ठीक है, ओके। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी डिस्कस करेंगे, स्फीयर्स का है, कॉम्बिनेशंस ऑफ स्फीयर या कैविटी। देखो उसमें लिख लो स्फीयर्स विद कैविटी, स्फीयर्स विद कैविटी, हेडिंग लिखो स्फीयर्स
with cavity having charge inside it. ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे टफ है। अच्छे से अच्छे बच्चों को नहीं चमकता, देखते आप में से कितनों को चमकता है। कैविटी है विथ अ चार्ज, कैविटी के अंदर चार्ज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ में आएगा उसको मजे हो जाएंगे। ये देखिए, ये कैविटी है, ये यहाँ पे अपना सॉलिड स्फीयर है और ये सेंटर पे कैविटी है, ठीक है। कैसे ना कैसे करते हुए हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया। क्या है? देयर इज प्लस क्यू चार्ज इनसाइड द कैविटी, ठीक है। देन एनालाइज करो स्ट्रक्चर, एकदम सिंपल। फर्स्ट देखिए, इसके अंदर चार्ज, ये सारा सरफेस कैसा है? ठीक है, सॉलिड नहीं, सॉलिड इसको सॉलिड नहीं लेगा, इसको सॉलिड नहीं लेगा, सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल है ये। सॉलिड में अलग रहेगा। दिस इज कंडक्टिंग बेसिकली, दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर। अब कंडक्टिंग स्फीयर में जो पहले वाले थे तीनों सब सेम होते हैं। ये वो वाला पार्ट नहीं है कि वो इसके अंदर नॉन कंडक्टिंग नहीं है, दिस इज कंडक्टिंग। ये कैसा है स्फीयर? कंडक्टिंग। ये स्फीयर कैसा है? कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, अब हमने कंडक्टिंग स्फीयर लिया। अच्छा, अब आपसे पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पार्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। आपसे पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। देखो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी। ये इंपॉर्टेंट क्या है? दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर। तो जैसे ही सर उसने पूछा हम क्या करते हैं, हमने एक गॉसियन सरफेस लिया। हमने क्या लिया? एक गॉसियन सरफेस लिया, बी को इनक्लोज करते हुए। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस, ये पॉइंट बी, ठीक है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। देखो आपको पता है ये कंडक्टिंग है, अगर कंडक्टिंग होता है तो ये गॉसियन सरफेस का क्रॉस ओवर क्या कर सकते हैं? E dA is equals to Q enclosed upon, अब बात समझना, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो क्या करेगा? वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। कब तक क्रिएट करेगा? जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? जीरो। तो अपने को पता है कि यार इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो अगर ये स्फीयर लिया, यहाँ पे सरफेस पे अपन ने सब पे E निकाला कि यार अगर होगा तो सिमेट्रिकल ऐसे ही होगा। बट अपने को ये भी पता है कि यार क्योंकि ये मेटल के इनसाइड है, कंडक्टर के इनसाइड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी जीरो। अच्छा, ये जीरो है तो क्यू इनसाइड कितना है? जीरो। सर बट क्यू तो है अंदर कुछ ना कुछ, क्यों कुछ ना कुछ तो है। ये क्या बोल रहा है कि यार इस सरफेस के अंदर जो भी लिया है उसका चार्ज क्या है? जीरो। बट अंदर तो सर आपने बोल रहा है प्लस क्यों रखा हुआ है? ये एक चार्ज देता है कि नेट चार्ज देता है? नेट चार्ज। इसका मतलब नेट चार्ज जो है उसके अंदर क्या है? जीरो। अब जीरो कैसे आ सकता है? जीरो तभी आएगा जब यहाँ पे तो बीच में तो कितना है? प्लस क्यू, कुछ माइनस क्यू भी डेवलप हो जाए। तो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर कैविटी में कोई चार्ज रखा हुआ है, तो ये जो कैविटी का सरफेस होता है ना, यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या होता है? चार्ज डेवलप होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस क्यू। तो इफ देयर इज अ चार्ज प्लस क्यू केप्ट एट द सेंटर ऑफ द कैविटी, देयर वुड बी, सेंटर पे भी रखो कहीं पे भी रखो, यहाँ पे प्लस क्यू रखा है तो ये जो है इधर कितना डेवलप हो जाएगा? माइनस क्यू। अच्छा, ओवरऑल
ओवरऑल देखो ये पूरे में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इनसाइड 0। अब ये जो मटेरियल था उधर नेट मटेरियल में नेट चार्ज कितना है 0। ये तो न्यूट्रल था ना, आपने बोला कि यार इसके सरफेस पे माइनस क्यों आ गया, तो आउटर पे कितना आएगा +2। देखो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होके यहाँ पे -q क्रिएट कर दिए तो यहाँ पे इधर क्या होगा, तो नेट इसमें नेट चार्ज कितना होगा कंडक्टर में 0। तो अगर किसी सरफेस किसी स्फीयर के अंदर कैविटी है, कैविटी के अंदर +q चार्ज है, बिकॉज ऑफ दैट +q देयर वुड बी अ नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन दिस सरफेस ऑफ कैविटी। जस्ट ये जैसे कैविटी हो यहीं पे सारे नेगेटिव आ जाएंगे, और क्योंकि ये मेटल से ये कंडक्टर से माइनस चार्ज कैविटी की तरफ आया तो बाहर की तरफ क्या है पॉजिटिव। कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं रहेगा, जो भी +q भी है वो भी कहाँ पे आएगा सरफेस। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, तो पहले इसको जो उतार लो फिर अपन इसको पॉइंट्स पे लिखेंगे। आपको कैविटी में अगर कोई चार्ज रखा तो कैविटी के सरफेस पे उससे अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, और जितना अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ उसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज वापस से मेटल सरफेस पे डेवलप हो जाएंगे। इसके बहुत सारे प्रॉब्लम लेंगे, घबराना नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम लेंगे, घबराओ नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, मेटल या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। मेटल या कंडक्टर के अंदर इनसाइड में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0। इसको अच्छे पेन से बना लेना, कैविटी अलग है, गॉसियन सरफेस अलग है। फर्स्ट देखिए जल्दी लिखो, खुशी नहीं लिखा, जल्दी लिखो। ऋषि किधर है, प्रेम और ऋषि बढ़िया दोस्त हो गए। देखो भाई साहब गाँव जा रहे हैं, अकेले नहीं रह सकते क्या खाने का। देखो बच्चे सब मैस में खाना खा रहे हैं, तो मैस में जीवन भर थोड़ी खाना है, 2-3 दिन खाना है। बढ़िया मौका है, पूरा खाना वाना पहले से बढ़िया चीजें घर पे बुला लो, मिठाई सब, फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी है अपन खुद ही बना के खाएंगे। बस बहाने चाहिए भागने। यश का क्या, हाँ यश का होटल भी 50% डिस्काउंट मिलता है उसको, ये भी चाहिए मगर के साथ। यश बढ़ा भी देगा, 50% डिस्काउंट मिला तो बताता है। और क्या इतना छापा, तो पॉइंट्स लिख लो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर, the electric field inside the conducting sphere, the electric field inside the conducting sphere is always 0.
is always 0. Is always 0. Full stop. So if a charge plus q, if a charge plus q is kept in the cavity, if a charge plus q is kept in the cavity, then an equal and opposite charge, will develop on the surface of the cavity. Then an equal and opposite charge will develop on the surface of the cavity. Full stop. क्या बोला था? If a charge plus q is kept in the cavity, then an equal and opposite charge will develop on the surface of the cavity. देखो कैविटी के अंदर कुछ रखा है तो इससे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कहाँ डेवलप होगा? तो इससे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा. पॉजिटिव है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? नेगेटिव. और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस क्यू. ये सारा चार्ज कहाँ पे? सरफेस पे. अब ये देखो ये सारे चार्ज कहाँ से आए? कैविटी में तो कोई है नहीं, ये सारे मेटल सरफेस है, कंडक्टर्स है, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो दूसरे क्या आएगा? पॉजिटिव. देखो नेट तो न्यूट्रल ही है ना, ये सॉरी प्लस प्लस चार्ज है. टोटल वैल्यू उनकी कितनी है? प्लस प्लस चार्ज जो है यहाँ पे डेवलप हो गए, प्लस प्लस चार्ज यहाँ डेवलप हो गए. टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो गई? प्लस. तो मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा था? डेवलप ऑन दी सरफेस ऑफ द कैविटी. फुल स्टॉप लगा के उधर लिखो एज द कंडक्टिंग स्फीयर इज न्यूट्रल, एज द कंडक्टिंग स्फीयर इज न्यूट्रल, an equal and opposite charge of the cavity will develop on the outer surface, will develop on the outer surface of the conductor, will develop on the outer surface of the outer surface of the conductor, will develop on the outer surface of the conductor. देखो अभी एक दो एग्जांपल्स और देखो, आपको समझ में आ जाएगा. हमने जितना चार्ज कैविटी में दिया उतना ही उससे अपोजिट कहां पे डेवलप हो जाएगा? सरफेस पे. देखो एक आपके लिए प्रॉब्लम. सेकंड ये देखो स्फीयर है, कैविटी है, कैविटी के अंदर प्लस 2q है. कैविटी है, दिस इज कैविटी, ये कैविटी है. बताओ यहाँ पे कितना आएगा? ये कैविटी के सरफेस पे. और इधर कितना आएगा? क्या हार ही गई? कितने को समझ में आया? चलो अभी एक और देखो. अगर ये स्फीयर है, स्फीयर के अंदर कैविटी के अंदर -5q है. कितना है? -5q है. तो कैविटी के सरफेस पे कितना है? +5q. और ये मेटल सरफेस पे क्या ज्यादा हार्ड है? क्लियर है? जितना कैविटी में होगा उससे अपोजिट ये कैविटी के सरफेस पे, जितना कैविटी के सरफेस पे उससे एक्स्ट्रा उससे अपोजिट चार्ज सरफेस पे डेवलप होगा. ये भी समझ में आएगा? अच्छा अब ये देखो आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिया है. एक ग्लास सुनो इधर, ये अंदर है 3q और इसके बाहर वाले सरफेस पर एक्स्ट्रा अपन ने चार्ज दे रखा है लेट्स से 5q. कितना दे रखा है? 5q. आपको बताना है कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा.
ये इनिशियल सेटअप दिया हुआ है, आपको बताना है एक्चुअल में चार्जेस इस सरफेस पे कितने हैं। देखो कैविटी में कितना है 3q, और इस मेटल सरफेस पे अगर ने एक्स्ट्रा दे रखा है कितना +5q, तो आप बताइए कैविटी में कितना रहेगा? नहीं, कैविटी में 3q रहेगा अभी भी। कैविटी के सरफेस पे कितना होगा -3q, यहाँ पे कितना होगा 3q प्लस पहले से 5q, टोटल कितना है? कितनों को समझ में आया? वापस एक और एग्जांपल देने का, चलिए छापो। जितना कैविटी में है उसके अपोजिट कैविटी के सरफेस पे, जितना कैविटी के सरफेस पे है उतना ही उसके अपोजिट साइन का मेटल सरफेस पे आएगा। अगर मेटल सरफेस पे पहले से कुछ है तो वो ऐड हो जाएगा, थैंक यू आ जाएगा। क्योंकि कोई भी मेटल सरफेस पे देखो आपने कुछ भी चार्ज लिया वो सारा का सारा चार्ज कहाँ रिसाइड करता? इसे मेटल सरफेस। सर पहले तो आपने बताया था कैविटी में कुछ भी चार्ज नहीं होता। पहले चार्ज देखो, अगर कोई सिर्फ और सिर्फ आपने एक्सटर्नल किसी को दे रहे हो, मेटल सरफेस को एक्सटर्नल दे रहे हो, तो सारा चार्ज कैविटी सरफेस पे, सॉरी सारा इसके सरफेस पे रहता है। बट ये कैविटी में ये जो चार्ज डेवलप हुआ उसका रीजन कौन है? उसका रीजन है कैविटी में रखा हुआ चार्ज। कैविटी में रखे हुए चार्जेस की वजह से इसके वॉल पे डेवलप हुआ है। अगर यहाँ पे ये चार्ज नहीं होता या आप एक्सटर्नली कुछ भी चार्ज देते हो, कैविटी के सरफेस पे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप नहीं होगा। अगर इस पेयर में आपने कुछ भी चार्ज डाला, सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा? इसके सरफेस पे। कैविटी में जो डेवलप हुआ है वो किसके वजह से हुआ है? कैविटी के वॉल्स पे किसके वजह से डेवलप हुआ है? बिकॉज कैविटी में कुछ रखा हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नली जो भी चार्ज दिया जाता है वो सारा मेटल के सरफेस पे रहता है, कैविटी पे कभी नहीं जा रहा। इस केस में कैविटी के वॉल्स पे जो भी चार्ज आ रहा है वो कैविटी में रखे हुए चार्जेस की वजह से उसके अपोजिट डेवलप हो रहा है। ठीक है, आई गेस 3 सवालों में थोड़ा बहुत समझ में आया आपको। एक आखिरी और ले लो, इसका आपको सही आंसर बताना है कि कैविटी में कितना है। सॉरी कैविटी में तो दिया रहेगा, क्या हो गया ब्लर हो रहा है क्या? सब सही है। ये देखिए यहाँ पे अपने पास में कैविटी है, कैविटी में -5q और यहाँ पे है 6q। आपको बताना है सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, कैविटी के वॉल पे कितना आएगा। इसके वॉल ये अंदर है -2, वॉल पे कितना आएगा? इसके वॉल पे आएगा +5q। अच्छा +5q है तो बाहर कितना आएगा? -5। पहले से कितना था? वैल्यू कितनी है? तो आउटर सरफेस पे चार्ज की वैल्यू है q। आउटर सरफेस पे चार्ज की वैल्यू है q। इसको छाप ली। सही बता दिया ना? चुचू कौन कर रहा है? शर्मो चिल तो यार, कॉमर्स के बच्चे होते हैं, कुछ भी टेंशन नहीं मिलेगा। है क्या तुम्हारे कॉमर्स के दोस्त? चिल रहते हैं, थोड़े सिंसियर है तुम्हारे जैसा यार। तुम लोग सिंसियर बच्चे, एक दो को छोड़ दो। कौन है वो? सुजल। सुजल अकेला रहना सीखो, मम्मी
मैगी याद आएगी, मानते हैं। मम्मी याद आ रही है, रोने मत करना। कौन तुम में से बिना मम्मी पापा के अकेले रहा हुआ है घर पे? बहुत सारे रहे हुए हैं। और तुम बच्चे नहीं थे। बस देखो पूरी क्लास और कुछ बच्चे जो है सब मम्मी पापा भाई बहन सबको छोड़ के आए हुए। खाने का तो देखो नहीं, लोग तो मैच में मिस कर देते हैं। और तुमको वैसे भूख भी कितनी लगेगी? एक रोटी सुबह, एक रोटी शाम में, एक रोटी रात में, वो तो काम हो ही जाएगा। चिकन भी चाहिए इसको? अच्छा चलो हो गया। अब इससे थोड़ा सा बात नहीं, अब इससे थोड़ा सा टफ सवाल। ये तो समझ में आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपसे है ना पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। आपसे क्या पूछा जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इनसाइड द कैविटी, आउटसाइड द सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टिंग सरफेस। तो फर्स्ट पॉइंट लिखें और क्वेश्चन लिखें। A charge plus q, a charge plus q is present inside, a charge plus q is present inside a cavity. Find the electric field. Find the electric field. Find the electric field at points A, B and C. Find the electric field at point A, B, C. ये कंडक्टिंग स्फीयर है। अच्छा जैसे ही ये देखो फर्स्ट देखो आपने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इसका जो है ये डिस्टेंस है r1। कितना डिस्टेंस है? r1। तो यहाँ पे पहले तो इसको सेटअप चेंज कर लो। इसका सेटअप में क्या होगा? प्लस क्यू इधर दिया तो यहाँ पे कितना, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ सरफेस 1, इसको बोल देता हूँ सरफेस 2, ठीक है। दिस इज स्फीयर, एक स्फीयर है 1 और ये भी क्या है? एक स्फीयर है। तो अब इस पे आया बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज, बिकॉज ऑफ S1 एंड बिकॉज ऑफ S2। तीन लोकेशंस है, देखो प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू, तीन चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। जो मेटल पे तो रिजल्टेंट तो जीरो ही है, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब प्लस क्यू की वजह से r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस दैट इज r a कर लेना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? k q बाय r a का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये स्फीयर, हॉलो स्फीयर, चार्ज कितना? माइनस क्यू। हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? जीरो। ग्राफ बनाए थे ना जीरो, तो अंदर हो गया जीरो। सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज आउटर पे कितना? प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना? जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के क्यू आर ए का होल स्क्वायर। कितना को समझ में आया? ये पॉइंट सबको समझ में आया? अच्छा अब जरा दूसरा देखो, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी किसके वजह से होगा? क्यू की वजह से, S1 की वजह से, S2 की वजह से। अब ये देखो क्यू की वजह से कितना हो गया? के कैपिटल क्यू, डिस्टेंस मान लो RB, यहाँ सेंटर से लेके इधर तक डिस्टेंस कितना? RB स्क्वायर। फिर अब ये बताओ ये सरफेस S1 से बाहर है कि पॉइंट B अंदर है? बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा आउटसाइड अ स्फीयर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो द स्फीयर विल एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, और उसका जो ये स्फीयर का सेंटर होगा वहीं पे अपन पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो इसके स्फीयर के सेंटर से लेके
बी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना आर बी, तो यहाँ से होगा के चार्ज कितना उस पे माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना है आर बी का स्क्वायर। अच्छा S2 सरफेस ये है, उसके अंदर है पॉइंट बी, तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब ये देखो के प्लस क्यू, ये के तो वैल्यू कितने आ जाएगी जीरो। ये तो सर हमको पहले से पता कि बी के अंदर कितना होगा जीरो। बी के अंदर जीरो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस क्यू इधर है और जस्ट इसके सरफेस के बाहर माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा। ये सबको समझ में आया। अच्छा एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, बिकॉज ऑफ क्यू S1 S2, क्यू की वजह से कितना होगा के क्यू बाय आर सी का होल स्क्वायर, इसकी वजह से के माइनस क्यू बाय आर सी का, इसका कितना है के क्यू। ये देखो ये पॉइंट सी इसके बाहर है, तो ये किसके तरह एक्ट करेगा एज अ पॉइंट चार्ज। इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, सारे के सारे कोइंसेंट्रिक थे, ये इसने इसको मार दिया, आंसर कितना है के क्यू बाय आर सी का होल स्क्वायर। कितना वो समझ में आया। देखो ये तो एक सिंपल चार्ज की वजह से डिपेंड किया है ना, जो छाप लो अच्छे से पूरा। आपको जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो आपको ऐसे पॉइंट्स यूज करके बताना है। निकल गया क्या? अच्छा निकल। जहाँ दिक्कत होती वहीं बैठ देखो, वो देखने में आसानी रहती है ना आपको, यहाँ पे ज़्यादा आसानी। S1 किसका सरफेस है, कैविटी। सबने छाप लिया? कितने लोग अभी छाप रहे हैं? जल्दी छापो, स्पीड बढ़ाओ यार। अच्छा इसमें अंदर S1 इज द सरफेस ऑफ या स्फीयर ऑफ कैविटी और S2 बड़ा वाला स्फीयर, ठीक है। रेडियस भी उनका R1 R2 दिया जा सकता है। अच्छा ये तो हो गया। देखो ये तो कॉम्बिनेशन की वजह से कि भाई कैविटी है, कैविटी में चार्ज, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल भी बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इन बिटवीन और बाहर की तरफ, कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। अभी इस पे बहुत भयंकर अपन प्रॉब्लम करेंगे, ज्यादा ही करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हड़बड़ी नहीं करेंगे, बस बस रहने दो। हो गया ओके। तो अब अपन करते हैं वोल्टेज का डिस्कशन, वोल्टेज निकालते हैं। अच्छा इसका जो है इसका रेडियस R1 मान लो, कोएंसेंट्रिक है, और इसका रेडियस R2 मान लो। तो व्हाट इज वोल्टेज एट पॉइंट ए, ध्यान से सुनो, वोल्टेज एट पॉइंट ए, क्यू की वजह से कितना डिस्टेंस है ये आर ए, तो इसकी वजह से आ जाएगा के क्यू बाय आर, बस इतना हो गया। इसमें तो स्केलर होता है। दूसरा देखो ये स्फीयर के कंडक्टिंग के अंदर पोटेंशियल कितना होता है, वेरिएबल की कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन होती है कितना के क्यू बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये S1 स्फीयर का रेडियस कितना है R1, तो इसका जो पोटेंशियल कितना होगा K माइनस क्यू बाय रेडियस कितना, क्योंकि अंदर है। अच्छा फिर ये इसकी वजह से K प्लस क्यू बाय R, these are inside a sphere, ठीक है। ये पोटेंशियल क्या होता है, V is
कांस्टेंट। ये किया था ना यार, ऐसा ग्राफ कैसा आया था उसका, ये ऐसा, फिर ये कैसे है, सारे कंडक्टिंग है। तो ये तो हो गया, लिख लो दिस इज पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी, कितना है KQ by RA minus KQ by R1 plus KQ by R2। This is potential inside the cavity। ये हुआ। अच्छा, पोटेंशियल बी पे निकालना है, बी पे पोटेंशियल निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू, डिस्टेंस कितना है उसका आर पी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, S1 की वजह से यहाँ पे चार्ज कितना है -q, और ये बी पॉइंट है उस स्फीयर के बाहर है, तो उसका डिस्टेंस लिख लेंगे k -q by rb, और इसका कितना होता है k q by, ये अंदर है तो r2, ये कैंसिल आउट हो गया क्या, कितना आया k q by, अरे कांस्टेंट आ गया क्या, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, ये वैल्यू वेरिएबल है। देखो आ रहे हैं ना, अगर पॉइंट ए जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे होगा अंदर कैविटी तो अलग वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे क्या है ये कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे E कितना होता है 0, पॉइंट बी के अंदर जो भी पॉइंट जो अंदर का पार्ट रहता है उसके अंदर क्या होता है E0, तो पोटेंशियल क्या आना चाहिए, सेम कांस्टेंट आना चाहिए। ओके, लास्ट देख लीजिए, व्हाट इज पोटेंशियल एट C, K Q, डिस्टेंस कितना RC, फिर K माइनस Q, डिस्टेंस कितना RC, फिर कितना K Q बाय, ये इसने इसको मार दी, तो VC की वैल्यू कितनी, KQ बाय VC की वैल्यू कितनी, KQ बाय। फर्स्ट टाइम कर लो, अभी और प्रॉब्लम कर लेंगे, इसको एकदम लाइन टू लाइन लिखो। अरे हर्ष, हो गया, कुछ बात कर रहे हो तुम, डिस्कशन चल रहा है किसके बारे में, समझा क्या, अच्छा वो डिस्कस कर रहे हैं, यस को बताना ना, उसमें तो नहीं समझा, ये हो गया क्या। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, आपको स्फीयर्स के अंदर, ये कैविटी के अंदर चार्ज दिया होगा, पहला काम क्या होगा, आपको चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके अंदर, कैविटी के अंदर, कैविटी के सरफेस जिसको स्फीयर मानेंगे S1, और जो आउटर जो सरफेस होगा उसको S2, और फिर इंडिविजुअली अपन ऐसे फॉर्म में लिख के कि भाई चार्ज की वजह से, S1 स्फीयर की वजह से और S2 स्फीयर की वजह से क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या क्या पोटेंशियल है। तो एक और सवाल लिख लो, सिंपल सा है, प्रोसेस वही होगी, नहीं हो गया नहीं, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मतलब आपको पॉइंट ए पूछेगा ना यार, बताओ वोल्टेज एंड V क्या होगा, अपन ने सारे पॉइंट्स करा दिए आपको। अच्छा लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, a sphere having plus Q on its outer surface, sphere having plus Q on its outer surface
has a cavity with charge minus 2q, with charge minus 2q. Find the electric field and potential at all the points A, B, C. At all the points A, B, C. सबसे पहला स्टेप क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूट दी चार्जेस को जैसे होने चाहिए वैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करो और क्या मानना है? देन टेक द चार्ज एंड टू स्फीयर्स टू फाइंड E एंड B. देखो ये स्टेप है. अच्छा, उसके अंदर कैविटी का कितना चार्ज है? कैविटी का -2q. अच्छा, तो इसका आउटर सरफेस पे कितना आएगा? S1 पे +2q. अच्छा, पहले से उसके अंदर कितना दे रखा है अपन ने? +q दे रखा है, तो नेट कितना हो जाएगा? माइनस ये हुआ क्या? ये S2. तो जो इनसाइड है कैविटी में वो तो -2q है, S1 सरफेस पे है +2q और S2 सरफेस पे कितना है? -2. ये इतनी बात सबको समझ में? सबसे पहला हमसे पूछेगा इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, पॉइंट A अंदर है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है. सबसे पहले हमसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, तो क्या किसकी वजह से? Q की वजह से, S1 की वजह से और S2 की वजह से. बताओ Q की वजह से कितना हो जाए? K -2q बाई R A का होल स्क्वायर. इतना क्लियर है? अच्छा, अब ये स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा? 0. इसके अंदर भी चार्जेस कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा? 0. कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चाहे हॉलो हो, सॉलिड हो, आपका क्या आंसर आता? 0. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? 0. तो वोल्टेज का क्या आएगा उधर? कांस्टेंट आता है. तो आंसर कितना है बेटे? -k2q बाय RA का होल स्क्वायर. कितना समझ में आई? फर्स्ट पार्ट समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड एट B निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड ये कौन बताएगा मेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड एट B. आगे बताओ बेटा. क्यों की वजह से कितना आएगा? k -q बाई डिस्टेंस कितना है? RB का होल स्क्वायर. फिर S1 की वजह से वो भी बाहर है, +q चार्ज है उस पे और डिस्टेंस इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज. ये और इसकी वजह से क्या है? S2 की वजह से नेट कितना आ गया? क्यों 0? वैसे ही पता था सर, B को तो 0 ही होने वाला है. B के अंदर 0 ही होता. क्यों? क्योंकि वो मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता. अच्छा, C बता दो यार, इजी है. C को क्या लिख दो? आपको डायरेक्ट आंसर पता है क्या? कितना आएगा? देखो, जिसको नहीं पता चल रहा, दिस इज -2q बाय RC का होल स्क्वायर, k +2q बाय RC का होल स्क्वायर प्लस इसके अंदर k और फाइनल कितना था? -q बाय RC का होल स्क्वायर. क्या आंसर आएगा? -kq बाय. सही है ये? अरे कोई दिक्कत तो नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी इजी है. इलेक्ट्रिक फील्ड काफी इजी है. जो आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द सबके बाहर निकालना है वो तो यही है. देखो, अंदर आपने -q दिया, बाहर +q था, नेट कितना होगा? -2. बस ये लिख के भी आंसर आ जाएगा. ये काफी इजी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंपैरेटिवली इजी. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना काफी इजी है. अब वोल्टेज निकाल लो. VA VB VC, VA VB VC का वोल्टेज निकालो. VA VB VC का वोल्टेज निकालो.
स्टेप लिखा क्या? Redistribute the charges, then take the charges and the two spheres to find En. थोड़ा सा हो सकता है फर्स्ट टाइम है, डिफिकल्ट लगेगा ये। निकाले ये V and VA कौन बताएगा? VA अमित बता बेटा। VA वोल्टेज एट कितना आएगा? K इसकी वजह से बताओ, K माइनस 2Q बाई R। इसके S1 की वजह से अंदर वोल्टेज K 2Q बाई R1। इसका कितना? K माइनस Q बाई R। अब क्या करना है? इन सबको ऐड करना है भाई। अरे इन सबको ऐड करना है, वो पहले मैंने लिखा है तो उन सब में एडिशन है। नेट कितना होगा इन सबका एडिशन? नेट क्या होगा इन सबका एडिशन? VB कौन बताएगा? आयुष बता बेटा। K RB क्योंकि पॉइंट आउटसाइड हो गया, इसलिए K 2Q बाई RB। और ये कितना होगा? K माइनस Q, इसके तो अंदर है तो अभी R2, ये वाले कैंसिल हो गए। कितना बचा? माइनस KQ बाई R2। कितना होगा ये आगे दो? इजी है। लास्ट बता दो, लास्ट तो बहुत इजी है। ये कितना आएगा? माइनस KQ बाई, जो अंदर वाले हैं Q चार्ज और S1 उसकी वजह से कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ S2 की वजह से आएगा। आया क्या? कितनों का ये तीनों सही है? दो सही है। बाकी लोग समझ में आया? रूबी गागी समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन लिखो। हाँ जरूर है। बैटरी गई? एक 8 मिनट ट्रैवल कराते हैं इसमें, मतलब इसके बाद और भी है, मतलब नेक्स्ट स्टोरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, कल खत्म कर देंगे इसको, तो छोटा सा ही है। अरे ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम्स भी कराएंगे बुक से भी आपको। लिखे एक क्वेश्चन लिखो, a sphere has a cavity of radius. A sphere has a cavity of radius capital R. Capital R. उसमें नेक्स्ट लिखें, if the radius of the conducting sphere, if the radius of the conducting sphere is 3R, full stop. The cavity has charge minus Q at its center. The cavity has minus Q charge at its center, and the sphere has an external charge of 3Q, and the sphere has an external charge of 3Q. Find the voltage at point A, point B and point C. Find the voltage at point A, point B and point C.
फाइंड द वोल्टेज एट पॉइंट ए। पहले क्या करना है, चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। सेंटर पे कितना है -q, तो कैविटी के सरफेस पे कितना जाएगा, और आउटर में -q। पहले से 3q था, फिर -q, टोटल कितना हो गया 2q। अपने को वोल्टेज निकाला है a पे, बिकॉज ऑफ चार्ज q एट द सेंटर एट द कैविटी, बिकॉज ऑफ सरफेस s1 एंड बिकॉज ऑफ सरफेस s2, ये निकालना है। व्हाट इज वोल्टेज एट पॉइंट a? शाबाश बच्चा, चाहो क्या होता है, अब ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दो, सबको ऐड कर दो। मैं तो आयुष को ऐसे समझ रहा था कि भाई कुछ आ ही नहीं रहा होगा, आयुष को तो आ रहा है। सोचा आयुष को भी आकर आ गया, बाकी जनता को भी आना चाहिए। आयुष एक जमाना था बहुत ज्यादा टॉप करता था क्लास में, आंसर करता था। हमें बात कर रहे हैं उसके साथ, वो तुम्हें बता रहा, जोक मारते एकदम। आगे क्या फर्स्ट वाला, फिर कौन बताएगा इसका, काव्य बताओ बेटा। k -q बाय आर ए, इसका कितना होगा k + q बाय r, इसका कितना होगा k 2q बाय 3r। क्या इनको ऐड कर देंगे अपन, दिस इज -kq बाय आर ए, ये कितना हो जाएगा 2/3 + 1 5/3 kq बाय r। ये आया आंसर VA का। फिर VB कौन बताएगा, श्रेया VB बताओ। VB का इसकी वजह से K -q अपॉन RB, इसकी वजह से K + q बाय RB, और इसकी वजह से K 2q बाय 3r। ये दोनों कट गए, आंसर कितना है 2/3 kq बाय, सही है। ये तो क्या है VB सेम यही है। नेक्स्ट है VC कौन बताएगा, VC आपको बताएगा। इसकी वजह से कितना K -q बाय RC, प्लस इसकी वजह से K + q बाय RC, इसकी वजह से K 2q बाय RC। इसने इसको मार दिया, बचा कितना, VC की वैल्यू आई 2kq बाय RC। ठीक है बेटा, तो इसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आप कर लोगे कि आपको मेन कैविटी पे चार्ज दिया रहेगा, और हो सकता है वो कंडक्टिंग स्फीयर पे पहले से एक्सटर्नल चार्ज दिया हो, तो आप पहला काम है आप उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करिए कि जो कैविटी है उसके सरफेस पे चार्ज कितना डेवलप होगा। बेसिकली ये कौन से चार्ज होते हैं, दीज आर इंड्यूस्ड चार्जेस। देखो उसके कैविटी के सरफेस पे कोई चार्ज नहीं था, बट क्योंकि वहां कैविटी के अंदर +q रखा हुआ है तो उसके सरफेस पे कैविटी के कुछ चार्जेस इंड्यूस हो गए। इंड्यूस समझ में आता है ना, किसी के प्रेजेंस में कोई और इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, दैट इज इंड्यूस चार्जेस। ठीक है, गुड क्वालिटीज इंड्यूस हो जाती। मान लो मैं बहुत लंबे समय के साथ आयुष के साथ हूँ तो उसकी सारी अच्छी क्वालिटीज मेरे पास आ जाएंगी और मेरी सारी बुरी क्वालिटीज उसके पास आ जाएंगी। दीज आर इंड्यूस। ठीक है, हर्ष कुछ क्वालिटी दी है तुम्हें? अच्छा है ही नहीं, क्या बेइज्जती ऑन द प्लेस। सुजन
को अच्छी अच्छी क्वालिटी दे रहे हो कि ऐसे ऐसे छुट्टी मारनी। देखो वो भी गाँव जा रहे हो पूजा पाठ, मतलब ऐसा होता है कि सर बॉम्बे में IIT बॉम्बे में कुछ इवेंट चल रहा, मैं जा रहा हूँ उधर, जीत गया तो 1 लाख रुपए मिलेगा, तो अपन भी खुश होते, इसके लिए स्पेशल गाड़ी करते, जीता तो 50 अपना। मैं ऐसे पूजा करने जा रहा हूँ, पूजा घर पे कर, तुम मत जाओ। हाँ इधर इधर है ही नहीं, अरे भगवान तो हर जगह है। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट ये पार्ट कंप्लीट, ठीक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, वो थोड़ा टाइम बाद बताऊंगा। अब नेक्स्ट लिखो, ये शील्डिंग बता दो, कनेक्टिंग लिख लो, कनेक्टिंग और टचिंग, कनेक्टिंग और टचिंग कंडक्टर्स, कनेक्टिंग कंडक्टर्स या टचिंग कंडक्टर्स, कनेक्टिंग और टचिंग कंडक्टर्स। अरे एकदम सिंपल सी चीज है, ध्यान से पॉइंट देखो। ये हमने पहले से कर रखा है कि यार 1 किलो का कुछ पानी है मान लो, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, 1 kg वाटर है, इसका टेम्परेचर है 90 डिग्री, और एक दूसरा 1 kg है, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री, दोनों को मिक्स किया तो क्या होगा, ये फर्स्ट वाले का क्या होगा, इसका कम होगा और इसका बढ़ेगा, तो कितना कॉमन टेम्परेचर कितना होगा, 60 डिग्री। ये याद है क्या, इसमें क्या होता था, अपन चीजों को मिक्स करते थे, उसके अंदर क्या होता है, कोई भी अगर चीज कांटेक्ट में है तो उनके बीच में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, और कब तक होगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो बेसिकली देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस दैट विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, फ्लो ऑफ हीट करंट। व्हाट इज हीट करंट, एनर्जी के फॉर्म में। अगर 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स में वोल्टेज डिफरेंस है, जैसे बैटरी है, बैटरी से लगाया मैंने ये वाला, और यहाँ पे ठीक है रेजिस्टेंस छोटा सा, तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, क्या होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे, ठीक है, चार्जेस क्या होगा, कंप्लीट सर्किट फ्लो करेगा, जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक फ्लो होगा। अब आपको सेम इसी बेसिस पे 2 कंडक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक कंडक्टर ये है, इसका रेडियस r है, इस पे चार्ज q है, ठीक है, और एक दूसरा है, इस पे चार्ज जो है इसका रेडियस 4r है, और इसका चार्ज जो है दैट इज 2q। कितना है चार्ज, 2q, चार्जेस डिफरेंट है। अच्छा, अब हमने इनको क्या कर दिया, अब इनको या तो हमने टच करा दिया या हमने इनको कनेक्ट करा दिया। हमने क्या किया, इनको एक वायर से, पहले कनेक्टेड नहीं थे, अब दे आर कनेक्टेड। इसको स्फीयर ए बोल दो, इसको स्फीयर बी बोल दो। दे आर कनेक्टेड आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद में कनेक्ट किया गया। तो अगर पहले इनिशियल केस देखते हैं अपन, इनिशियली व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ V, व्हाट इज दिस स्फीयर का वोल्टेज, K Q बाय R। B का वोल्टेज कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, K 2Q बाय 4, कितनी वैल्यू है, KQ बाय 2R। अब जैसे ही हमने टच किया क्या होगा, दोनों के बीच में देखो, इसका वोल्टेज ज्यादा, इसका वोल्टेज कम, क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो when they are connected together or when they are touched together, there would be a change in their potential, और basically क्या होता है, there would be a flow of charges from higher potential to lower potential। ये चार्जेस कब तक फ्लो करेंगे, जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो if they are connected, if they are
connected, then there will be flow of charges and the voltage of each sphere will be same. ठीक है, कैसा होगा कि दोनों में वोल्टेज सेम होगा, दोनों में चार्जेस सेम नहीं हो। ये मत बोलना सर उसमें 2Q है उसमें Q है तो आधा इसका जाकर उधर चला जाएगा, नहीं, वोल्टेज फिर भी डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ तक लिखो और आपको बताना है कितना चार्ज फ्लो। If their voltage is same, what is that value and what would be the charge that has flowed? कितना चार्ज फ्लो किया, how much charge will flow, इस केस में कितना चार्ज फ्लो किया। तो हमने बोला कि यार दोनों कनेक्ट हो गए, ठीक है, ये 4R का है, ये R का है। किससे चार्ज फ्लो किया? जो हायर पे A से किया कि B से? A से। तो A से यहाँ से Q चार्ज स्मॉल q गया, तो इसके पास कितना बचा? कैपिटल Q माइनस इधर कितना हो गया? 2Q प्लस स्मॉल। समझ में आ रहा है क्या? कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो आप दोनों को इक्वेट करा लो, वोल्टेज ऑफ A वोल्टेज ऑफ B सेम होगा, तो K कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाय R बराबर कितने होगा? K 2Q माइनस Q सॉरी प्लस Q बाय रेडियस कितना उसका 4R। निकालो जरा स्मॉल q की वैल्यू निकालो। दिस इज कनेक्टिंग और टचिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। दो जैसे कंडक्टर है वो टच किया तो वोल्टेज सेम होता है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। अपने क्लास में सिर्फ 2 सीधे बच्चे लगते हैं, एक विनीत दूसरा अमन। तुम भी सीधे हो क्या? ये आंसर आ गया? अच्छा सीधा बच्चा। ये दोनों एकदम काय है, एकदम काय। तुम शांत रहो, अब तो नीचे जाना पड़ेगा, बात करते देखने में। बात की नहीं मैंने, कैमरा में देखो। अरे इतना टाइम मेरे पास, सामने सामने पीछे एकदम मुस्कुरा रहे उसको देखते हैं। हमें तो घर पे भी कुछ बात नहीं करता। एक झापड़ मारो बस, इतना ज्यादा जोर से चिल्लाते तुम। मास्क भी नहीं लगाया, मास्क भी नहीं लगाया। एकदम नारियल के एकदम लेके ना पावर आवाज का ऐसे हो गया। ये कितना है स्मॉल क्यू? अरे सॉल्व भी करना था यार। कितना? 2Q बाय 5। चलो सॉल्व करा, थोड़ा सा ही R कट जाएगा, K
एक कट जाएगा। देखो हमेशा ये याद रखना, वोल्टेज सेम होते हैं। ऐसे नहीं कि चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सर इधर भी दोनों का एवरेज, नहीं, वो गलत होगा। वो केस भी बन सकता है कब, जब दोनों का रेडियस सब सेम हो। यहाँ रेडियस अलग है, चार्जेस भी अलग दिए हो। तो यहाँ पे देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, तो Q माइनस दिस इज ये गया, फिर अपना 2Q प्लस Q बाई 4 है। इसको यहाँ पे करो 4Q माइनस दिस इज 2Q प्लस Q, इसको यहाँ पे ले जाओ, दिस इज 2, दिस इज 5Q, Q इज इक्वल टू 2Q बाई 5। कितनों का है? शाबाश। तो ऐसे ही ये टचिंग वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। एक और लास्ट प्रॉब्लम, भूख लगी क्या? भूख लग गई? सिर्फ 2 बच्चे जा सकते हैं। तुम चिल्ला रहे? ईशान धीरे चिल्लाते। ईशान में एकदम आगे बैठो, तो एकदम दुष्ट होते जा रहे। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। देयर आर टू स्पीयर्स, स्पीयर A and स्पीयर B, स्पीयर A and स्पीयर B, स्पीयर A and स्पीयर B, and they have charges 5Q and 8Q, and 8Q respectively. Find the charge that flows. Find the charge that flows through the wire. Find the charge that flows through the wire if they are. Find the charge that flows through the wire if they are connected as shown. If they are connected as shown. आराम से सॉल्व करो। पहले इनिशियल पोटेंशियल निकालो A का, इनिशियल पोटेंशियल निकालो B का, ठीक है। फिर मान लो Q चार्ज फ्लो किया, किससे फ्लो किया वो भी पता चल जाएगा आपको। बहुत ज्यादा हंसी फुट रही तुम्हारे, मम्मी को बुलाना पड़ेगा लगेगा। देखो अपना सीधा साधा बच्चा, बस तुम ढंग से बैठ जाया करो, तुम्हारा एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑटो ड्राइवर जैसा एकदम और अपनी का अटक जाएगा। कितना है? 7 4Q बाई 7 कितनों का है? 4Q बाई 7। बाकी जितना भी जरा देखे फटाफट, 4Q बाई 7 किस किस का आ गया? ओके, जरा ऑर्गेनिक के नोट्स निकालो, ऑर्गेनिक के नोट्स निकालो।